Hello and welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.103 from Erodo-Hitley series. इस क्वेश्चन में दे रखा है कि बॉडी ऑफ मास m रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन विद ए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट k, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन k दे रखा है जिसको हम ये बोलते हैं t इक्वल टू 0 पर हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं जिसका मैग्नीट्यूड f इक्वल टू 80। f कांस्टेंट फोर्स है, एक कांस्टेंट वेक्टर, f एक कांस्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन है और उसी डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स लगता है, और सॉरी एक कांस्टेंट वेक्टर है जो डायरेक्शन को मेंटेन रखता है और उसका t टाइम्स हमारा फोर्स वेक्टर है। ठीक है, तो क्योंकि एक ही डायरेक्शन कांस्टेंट है, फोर्स भी की डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि टी ग्रेटर देन 0 पर पॉजिटिव ही रहेगा तो एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा हमेशा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द फर्स्ट टी सेकंड्स आफ्टर द फोर्स एक्टिंग बिगिन। जब फोर्स लगना स्टार्ट हो उसके टी सेकंड बाद कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, क्या उसकी स्पीड होगी, ये सब चीज़ें हमें बतानी। तो देखो, अगर ये रफ सरफेस पर रखा हुआ है तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही फोर्स लगाया तुरंत चलना स्टार्ट कर देगा। इनिशियली जब ये फोर्स इसको पुल करना स्टार्ट करेगा तो पुल होने की आगे जाने की वजह से ये पॉइंट्स का रिलेटिव स्लाइडिंग स्टार्ट होना स्टार्ट करेगा। तो उससे स्लाइडिंग से बचाने के लिए जो फ्रिक्शन है वो उस पर अपोजिट डायरेक्शन लगेगा इस ब्लॉक पर, और फ्रिक्शन एक अपनी मैक्सिमम जो लिमिटिंग वैल्यू होती है म्यू इनटू एन, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वहाँ तक लग सकता है इसको रोक के रखने के लिए, स्लाइडिंग ना करवाने के लिए। तो जब तक ये फोर्स उस फ्रिक्शन को, लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर लेता तब तक तो ये चलेगा ही नहीं। फिर उसके बाद ये चलना स्टार्ट करेगा और वो पहला टाइम होगा जहाँ पर वो चलना स्टार्ट करेगा, और फिर उसके बाद आगे की तरफ एक्सेलरेट होगा और फिर उसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट्स आना स्टार्ट होंगे। तो सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम समझ सकते हैं कि भाई नॉर्मल जो है इस पर ऊपर की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन एम के बराबर हो, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो नॉर्मल एम के बराबर। तो जो फ्रिक्शन होगा उसकी लिमिटिंग वैल्यू जो हो सकती है म्यू इनटू एन यानी कि के इनटू एन यानी कि के एम जी, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है। ब्लॉक डज नॉट स्टार्ट मूविंग अंटिल ये अप्लाइड फोर्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एफ नहीं हो जाता। जब तक एफ के बराबर होगा पहली बार उस समय जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन आएगी कि हाँ फोर्सेस बैलेंस हुए। इससे जैसे अगले इंस्टेंट पर फोर्स और बड़ा होगा, एफ से बड़ा होगा, तो अब ये चलना स्टार्ट कर देगा। सो टाइम व्हेन ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स मूविंग, जब पहली बार जब मूव करना स्टार्ट करते हैं तो टाइम टी नोट है, तो जो फोर्स बनेगा वो ए टी नोट बनेगा और एफ की मैक्सिमम जो वैल्यू होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की वो के एम जी के बराबर हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो जो एफ तुम्हारा मान लो टी नोट टाइम पर मूव करना स्टार्ट करो तो टी नोट टाइम पर जो अप्लाइड फोर्स ए टी नोट होगा, टी की जगह टी नोट रख दिया, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के एम जी के बराबर होगा। तो टाइम टी नोट जो तुम्हारा आएगा के एम जी बाई ए, ये वो पहली बार वैसा टाइम होगा जब ब्लॉक चलना जस्ट स्टार्ट करेगा। अब उसके बाद अगर ये चलना स्टार्ट कर रहा है तो टी ग्रेटर देन टी नोट के लिए, टी लेस देन टी नोट पर तो ए लेस देन जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी जीरो फॉर टी लेस देन टी नोट। समझ में आ गई? एक्सेलरेशन यानी कि हम एक्सेलरेशन कैसे लिख देते हैं, एक्सेलरेशन, क्योंकि ए को तो सिंबल कांस्टेंट में यूज लिया हुआ है उनको, फोर्स का कांस्टेंट में इनटू टी। ठीक है, तो ये जो फोर्स है, नेट फोर्स अगर मैं लिखूंगा इस पर तो ब्लॉक पर आगे की तरफ जो लगने वाला नेट फोर्स है वो एफ है, ठीक है, 80, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन, तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ माइनस एफ इक्वल टू मास इनटू इसकी एक्सेलरेशन। लेकिन ये इक्वेशन वैलिड कब है? ये इक्वेशन वैलिड है, डब्ल्यू एक्सेलरेशन से लिख रहे हैं, ये इक्वेशन वैलिड है जब टी ग्रेटर देन टी नोट है, जब ये चलना स्टार्ट कर देगा। तो 80 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा सकता हूँ, इक्वल टू पर भी ऐसा, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो होगा उस समय पर तो वैलिड होगी इक्वेशन, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो। एफ की वैल्यू रख दिया 80 माइनस के एम जी एम इंटू डब्ल्यू एक्सेलरेशन। हमें बस ये याद रखना है कि जब भी हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर लिमिट्स वगैरह लगाने पड़ेंगे तो ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन है वो वैलिड कब है, टी नोट टाइम से लेकर के। तो इनिशियल लिमिट टी नोट लगा सकता हूँ, उससे कम नहीं लगा सकता, जीरो नहीं लगा सकता मैं, क्योंकि जीरो से टी नोट में ये इक्वेशन ही वैलिड नहीं है एक्सेलरेशन की, क्योंकि उस समय अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन दोनों बराबर होंगे। अब फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते अब मैक्सिमम पर पहुंच चुका, अब ये फ्रिक्शन नहीं बढ़ रहा, अब सिर्फ एफ बढ़ रहा है। समझ में आ गई बात? टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी नोट पर तो जो एक्सेलरेशन डब्ल्यू आएगा वो 1/m टाइम्स 80 माइनस के एम जी बन जाएगा। एक्सेलरेशन को डी वी बाई डी टी लिखा जा सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, हमें डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो पहले वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पर जाना पड़ेगा। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के लिए एक्सेलरेशन को डी वी बाई डी टी लिख देंगे, वो 1/m अल्फा टी माइनस के एम जी, और डी टी उधर की तरफ चला जाएगा, डी वी 1/m और 80 माइनस के एम जी इंटू डी टी। ये सब ये कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट है, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा, और के माइनस के एम जी कॉन्स्टेंट है, इसके साथ में डी टी का इंटीग्रेशन टी बन जाएगा। टी की वैल्यू जो इनिशियल लिमिट लगेगी, हमने पहले डिस्कस करा कि जो एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन है ये वैलिड ही टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी नोट पर, तो इसकी लिमिट जो इनिशियल लगेगी वो टी नोट लगेगी, ना कि जीरो। समझ में आ गई बात? जीरो नहीं लगेगी, जीरो पर वेलोसिटी जीरो मत लिख देना, क्योंकि ये इक्वेशन जीरो से टी नोट के इंटरवल वैलिड ही नहीं है, टी नोट पर पहली बार वैलिड होना स्टार्ट हुई। तो टी की वैल्यू जब टी नोट थी उस समय वेलोसिटी जीरो हुई है, और टी की वैल्यू टी पर वेलोसिटी वी बनेगी। समझ में आ गई बात? तो फिर हम ऐसा लिखेंगे, तो टी इक्वल टू जीरो पर इनिशियल लिमिट नहीं होनी चाहिए, इट विल बी टी नोट एज पार्टिकल स्टार्ट मूविंग एट टी इक्वल टू टी नोट। तो टी नोट पर वेलोसिटी जीरो होगा तो टी पर वेलोसिटी वी क्या होगा, उसका इंटीग्रेशन करना है 1/m ए इंटू टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 माइनस के एम जी कॉन्स्टेंट और उसका डी टी का इंटीग्रेशन टी, ये लिमिट लग जाएगी टी नोट से टी तक।
तो ये 1/v बन जाएगा अपर लिमिट, ये 1/m तो ऐसे कैसे, अपर लिमिट में तो ये ऐसे कैसे रह जाएगा, माइनस लोअर लिमिट में दोनों जगह टी नोट आ जाएगा। टी नोट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे अगर हम के एम जी अपॉन में ए, तो टी नोट की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं दोनों जगह पर, ठीक है, तो तुम्हारी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी निकल के आ जाएगी 1/m a t² / 2 माइनस टी नोट वाले और टी वाले टर्म्स को अलग अलग कर दिया, ठीक है, a t² माइनस ए वाले टर्म्स को a t² माइनस ए टी नोट स्क्वायर, ठीक है, 1/m a t² माइनस ए टी नोट स्क्वायर बाई 2, और ये के एम जी इंटू टी माइनस के एम जी इंटू टी नोट। तो ये जो स्टेप है a t² / 2 माइनस ए टी टी नोट माइनस ए टी नोट स्क्वायर बाई 2 माइनस ए टी टी नोट। अच्छा ऐसा है कि क्योंकि के एम जी तुम्हारा ये जो के एम जी इंटू टी है, इस के एम जी को हम यहाँ पर रख सकते हैं कि हमारा जो टाइम टी नोट के फॉर्मेट में आया था ना उसमें कन्वर्ट कर लिया इसको, इक्वेशन को कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। जो टी नोट था वो तुम्हारा एम जी अपॉन में के एम जी बाई ए था ना, उसकी उसी के हिसाब से के एम जी को टी नोट इंटू ए लिख सकते हैं ना अपन, के एम जी को टी नोट इंटू ए लिख दिया तो पूरा ही टी नोट में कन्वर्ट हो गया, फिर फाइनली एक साथ ही टी नोट की वैल्यू रख देंगे। तो के एम जी जहाँ भी था वहाँ पर टी नोट रख दिया और इसको सोल्व कर लिया, तो एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/m a t² / 2 माइनस ए टी नोट टी माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा ए टी नोट स्क्वायर बाई 2। समझ में आ गई बात। ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बन गया, क्योंकि पहले हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, फिर इसको डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई dt से पहले डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालेंगे, फिर टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो उसमें जो भी टाइम होगा वो रख करके हमें जनरल टाइम टी पर पूछा है, तो इसको dx बाई डी वेलोसिटी को dx बाई dt रख सकते हैं और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम सीधे ही आ जाएगा। लेकिन फिर वही बात, जब मैं इंटीग्रेट करना स्टार्ट करूंगा तो इनिशियल लिमिट ये इक्वेशन वैलिड तब है जब पहला टाइम टी नोट लिया जाए। तो टी नोट पर डिस्प्लेसमेंट 0 तो टाइम टी पर डिस्प्लेसमेंट x कितना होगा वो आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x बन जाएगा 1/m और 8/2 ऐसे कैसे t² का इंटीग्रेशन t³ 3/3, तो 3 और 2 या 6 बन जाएगा नीचे, माइनस ए नोट इंटू टी का इंटीग्रेशन t² / 2 प्लस ए नोट t²/2, ये तीनों कॉन्स्टेंट है तो डी टी का इंटीग्रेशन यहाँ पर बन जाएगा टी, और फिर से टी नोट से टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सभी जगह पहले टी रखेंगे तो ऐसे कैसे माइनस, फिर हर जगह टी नोट रखेंगे तो ये बन जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो x एज ए फंक्शन ऑफ टी ये बन जाएगा, एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का आएगा, सोल्व कर लेना, बाकी हर एक स्टेप दिखा रखी कैलकुलेशन की तो तुम समझ सकते हो। x बन जाएगा a/6m, सो दोनों जगह से ऊपर से a कॉमन ले लिया और नीचे से 6 कॉमन ले लिया, तो a/6m ये बन जाएगा t³ माइनस 3t नोट इंटू t² प्लस 3t नोट स्क्वायर t माइनस t नोट क्यूब, ठीक है, जो कि ये बन जाएगा t माइनस टी नोट की पावर 3 a³ माइनस 3ab² 3a² प्लस 3ab² माइनस b³, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि a अपॉन में 6m t माइनस टी नोट की पावर 3, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें समझ कैलकुलेशन और कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, या फिर अपने टेलीग्राम का जो डाउट ग्रुप है माफियाज डाउट क्लास ग्रुप, वहाँ पर भी आकर के तुम डायरेक्ट मुझसे अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो। साथ ही अपना टेलीग्राम का जो चैनल है फिजिक्स माफिया, वहाँ पर ज्वाइन करोगे तो मैं क्लासेस की लिंक अपडेट और जो भी तुम्हारे नोट्स वगैरह हैं वो सारे तुम्हें वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, बाय।